तो मेरा घमंड टूट गया। जिस 90 परसेंटेज पर मुझे गर्व हो रहा था, अब वो कम लगने लगा, क्योंकि सारे रिलेटिव्स का कॉल आने लगा और उसके बाद धीरे-धीरे मेरे मोरल्स डाउन होने लगे। नीट तो जैसे आँखों से ओझल ही हो चुका था। उसकी तैयारी करना मैं छोड़ ही चुका था। नीट के एग्ज़ाम के ही दिन एक मिरेकल हो गया था। मैंने आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आस्तिक पांडे और मैं एक छोटे से गांव की मिट्टी से निकल कर के यहाँ आया हूँ अपनी कहानी बताने के लिए। मेरे पिता फार्मर हैं और उनके साथ मैं खेतों में जाया करता था काम करने के लिए। लेकिन जब भी टाइम मिल जाता था, मैं उस टाइम को अपने स्टडीज़ में यूटिलाइज़ करता था, क्योंकि मेरे को पता था ये सिर्फ मार्क्स नहीं है, ये आगे चल कर के मेरे सपनों की शुरुआत बनेंगे। और वही हुआ। क्लास 10th के रिजल्ट आए एंड आई स्कोर्ड 90 परसेंटेज। मुझे लगा ठीक ही है, इतने डिस्ट्रैक्शन के साथ आए हैं तो अच्छा ही है। लेकिन फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अभी भी मैं अपने सपनों से बहुत दूर हूँ। फिर मैंने पापा को बताया और उन्होंने पूछा क्या करना है। फिर मैंने बताया कि मेरे को कोटा जाना है। फिर उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर तैयारियां शुरू करने लगे पापा, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली को कोटा जाना इतनी आसान बात नहीं होती है, क्योंकि एलन इंस्टीट्यूट की फ़ीस भी काफ़ी महंगी थी। तो 2-4 दिन तक इधर-उधर इंतज़ाम कर कर मेरे पापा ने इंतज़ाम किया और फिर मैं आ गया एलन कोटा में एडमिशन लेने के लिए। वहाँ पर एडमिशन लिया तो सबसे पहले तो मेरा घमंड टूट गया। जिस 90 परसेंटेज पर मुझे गर्व हो रहा था, अब वो कम लगने लगा, क्योंकि हर दूसरे बच्चे के 95 से 96 परसेंटेज आ रखे थे। बट इन सारे बातों को साइड में रख करके मैं अपनी स्टडीज़ पर फिर से कंटिन्यू किया। आगे चल कर के मेरे को अपने गांव की याद आने लगी, लेकिन फिर भी इन सब बातों को साइड में रखते हुए मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। सबसे पहले आया आईआईटी जेईई मेंस एंड आई गिव दैट एग्ज़ाम एंड क्लियर विथ 96 परसेंटाइल। थोड़ा और हिम्मत मिली और उसी के साथ नीट का एग्ज़ाम और पास आ गया। मैंने अपने सपनों को सांस दी और फिर एग्ज़ाम देने गया एंड एग्ज़ाम दे कर के आया। फिर पता चला कि इस बार भी सिलेक्शन नहीं होगा। फिर मेरे को डर लगने लगा और मैं ये सोचने लगा कि ये इंसान भी है या मशीन्स, इतनी पढ़ाई कौन कर पाता है। और यहाँ पे कंपटीशन भी काफ़ी टफ था और मेरे लिए यहाँ पे शुरू-शुरू में रहना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन फिर भी इन सारी बातों को भूल कर के मैं अपने पढ़ाई पर फ़ोकस्ड रहा और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ता रहा। सबसे पहले हॉस्टल की बात करते हैं, तो हॉस्टल के ओनर काफ़ी सपोर्टिव थे, क्योंकि शुरू-शुरू में जब मैं आया था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं आपके पिता की तरह ही आपका ख़्याल रखूँगा और वैसा ही उन्होंने किया। मेस के अंकल आंटी जी भी, वो भी लोग काफ़ी सपोर्टिव थे और अच्छा खाना बना कर के देते थे। उसके बाद कोचिंग में आ गए, तो कोचिंग में सबसे फ़ेवरेट सब्जेक्ट था मेरा फ़िज़िक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स जो सर पढ़ाते थे, वो मुझसे थोड़ा ज़्यादा क्लोज़नेस रखते थे और उनकी बातें भी मुझे ज़्यादा समझ में आती थी। और बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी भी अच्छी थी और उसमें भी जो टीचर थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे। एलन के टीचर्स की ख़ास बात ये रहती है कि वो एक फ्रेंड की तरह रहते हैं और आपको रियलाइज़ नहीं होने देते हैं कि आप घर पे हैं या घर पे दूर हैं। और वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे नॉन एकेडमिक। और किसी भी टाइम पर आप उन्हें से कॉल करके आप अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो कोचिंग की बात करें तो 2 से साढ़े 8 तक कोचिंग चलती थी। उसके बाद मैं घर आता था तो 9 बजे तक खाना खा कर के रेडी हो जाता था। उसके बाद घर पे बात करता था और इधर-उधर टहलने जाया करता था। फिर साढ़े 9 से मैं पढ़ने बैठता था तो 12 बजे तक पढ़ता था। उसके बाद फिर सो जाता था। फिर सो कर के 7 बजे उठता था। फिर साढ़े 7, 8 बजे तक फिर से पढ़ने बैठ जाता था। 3 घंटे का एक बार में शिफ्ट लेता था। उसके बाद उठता था, फिर से आधे घंटे का ब्रेक लेता था। फिर से तब तक स्टडी करता था जब तक कोचिंग जाने के लिए समय ना हो गया हो। पढ़ाई की बात करें तो सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में अधिकतर मैं न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करता था। थ्योरी के लिए एनसीईआरटी यूज़ करता था और बाकी एनसीईआरटी के जितने न्यूमेरिकल्स थे उनको भी सॉल्व करता था। बाकी साइड बुक्स की फिजिक्स में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि एलन के मॉड्यूल्स में ही काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हुआ करते थे और उसके साथ रेस भी मिलती थी एंड एक्स्ट्रा बुकलेट भी मिलती थी सॉल्व करने के लिए। बायो के लिए
एलन की मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगाते थे और बाकी फिंगर टिप्स का यूज़ इस्तेमाल किया करते थे। एंड एनसीईआरटी, बायो के लिए एनसीईआरटी मस्ट है और उसको हर पेज को मैंने कम से कम 10 से 15 बार रिवाइज़ करके अच्छी तरीके से याद कर लिया था। और केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक को भी एनसीईआरटी से याद करता था और मॉड्यूल से उनके सवाल लगाता था। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल्स और थ्योरी पढ़ता था। समरी के थ्योरी अधिकतर पढ़ लिया करता था फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में, और उसके बाद मॉड्यूल से उनके सवाल लगाया करता था। मेरा ये मानना था कि जितना टाइम फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे रहा हूँ उतना ही टाइम बायोलॉजी को भी दिया जाए, क्योंकि उतने टाइम में ही बायोलॉजी अच्छे से याद हो जाती थी और वो काफ़ी स्कोरिंग भी रहता था। जब प्रैक्टिकल्स एंड बोर्ड थे तो उस टाइम पे मैं घर आ गया था। घर से ही मैंने प्रैक्टिकल्स दिए और बोर्ड दिए, क्योंकि कोटा में स्कूल की फीसेस काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा 12th का बोर्ड घर से ही दे देता हूँ। तो जनवरी में ही मैं वापस घर चला आया। उसके बाद प्रैक्टिकल्स में लग गए और बोर्ड्स की तैयारी में। नीट तो जैसे आँखों से ओझल ही हो चुका था, उसकी तैयारी करना मैं छोड़ ही चुका था। फिर जब बोर्ड ख़त्म हुए तो फिर मेरे को ध्यान में आया कि मेरे को नीट की भी प्रिपरेशन करनी थी। फिर उसके बाद मैंने आईआईटी जेईई मेंस दिया और सिर्फ फिज़िक्स और केमिस्ट्री की ही मदद से आई स्कोर 96% आई। तो मेरे को थोड़ी-सी हिम्मत मिली और भरोसा मिला कि हाँ, तैयारी तो ठीक-ठाक हुई है। बट फिर नीट का एग्ज़ाम आया और प्रेशर बढ़ने लगा। नीट का एग्ज़ाम दिलाने के लिए मेरे पापा और मम्मी दोनों लोग आए और मेरे को लेकर के गए एग्ज़ाम दिलाने के लिए। जब एग्ज़ाम देने गए तब तक तो सब कुछ ठीक था, बट जब एग्ज़ाम दे कर के आया तो लगा कि इस बार नहीं होगा। जब एग्ज़ाम देने गया तो मेरा शुरू से ही एलन के टेस्ट में जो स्ट्रैटेजी रहता था उसी को मैंने फॉलो किया। जैसे कि पहले बायोलॉजी को सॉल्व करना है और बायोलॉजी के जितने सवाल मेरे को लग रहे हैं कि इन टॉपिक मेरे कमज़ोर हैं, उनको सर्कल मार करके छोड़ दिया। क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना रहता था कि 2 राउंड में पेपर को अटेम्प्ट करना है। पहला राउंड 2 घंटे से लेकर ढाई घंटे तक ख़त्म हो जाना चाहिए, बाकी का राउंड आधे घंटे में हो जाना चाहिए। तो उसके बाद मैंने बायोलॉजी अटेम्प्ट की, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिज़िक्स। बाकी के आधे घंटे में मैंने फिर से एक बार दोबारा सारे क्वेश्चंस को एनालाइज़ किया एंड उसको दोबारा से सॉल्व किया। उसके बाद मैं एग्ज़ाम से बाहर आया और रियलाइज़ होने लगा कि अब तो नहीं होगा। फिर रिश्तेदारों का कॉल आने लगा, क्या हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? उस समय मेरे आँखों में आँसू आ गए, क्योंकि मेरे को लगता था कि मैं पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर जाऊँगा, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर सारे रिलेटिव्स का कॉल आने लगा और उसके बाद धीरे-धीरे मेरे मोरल्स डाउन होने लगे। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, और सेकंड ड्रॉप का जब भी सोचता था मुझे डर लगने लगता था। लेकिन फिर मेरे घर वालों ने मुझ पर भरोसा दिलाया और उन्होंने मुझे एक भी बार डाँटा नहीं, बल्कि उनके वो भी काफ़ी उदास थे मेरे साथ। सेकंड अटेम्प्ट की बारी आई तो फिर से ये हुआ कि कोटा ही जाएँगे, लेकिन फिर से कोटा जाना काफ़ी मुश्किल था। फिर जैसे-तैसे करके पापा ने इधर-उधर से लोन लेकर या फिर किसी रिलेटिव से उधार लेकर के मेरी फ़ीस चुकाई और फिर से मैं आ गया कोटा में। फिर मैं उसी तरीके से पढ़ाई करने लगा। फिर मेरी आँखों में आँसू थे, बट मेरे परिवार वालों ने मुझे कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने मुझ पर हौसला दिलाया कि मैं कर सकता हूँ, बट मेरे को अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं आगे चल कर के नीट क्लियर कर पाऊँगा भी कि नहीं कर पाऊँगा। बट फिर से मेरे भाई ने एक मेरे को बात बोली जो सीधा मेरे दिल में आकर उतर गई। उन्होंने बताया कि हर बच्चे के अंदर AIR 1 लाने की कैपेसिटी होती है। बस उसको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी होती है 12 घंटे। लेकिन फिर भी मैं इतने घंटे नहीं पढ़ पा रहा था, फिर भी बहुत कम अपना टाइम वेस्ट करता था। और इसी के साथ नीट का एग्ज़ाम आया एंड आई क्लियर्ड इट। बस बात ये है कि 10 से 12 घंटे आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना होता है, और जैसे-जैसे आप 1 घंटे बर्बाद कर रहे हैं, आप 200 रैंक अपनी पीछे कर रहे हैं। तो इसके साथ जब भी मैं समय बर्बाद करता था, मेरे को लगता था कि मैं अपना रैंक किल कर ला, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी स्टडीज़ को फिर से कंटिन्यू करने लगा। फिर से आगे चल कर के मैंने कितने घंटे पढ़ाई की, ये भूल करके मैं ये ध्यान में रखने लगा कि मैंने कितने घंटे अपने बर्बाद किए। इससे मेरे को ये नहीं लगता था कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली, बल्कि यही लगता था कि मैंने अपने ज़्यादा समय बर्बाद कर दिए हैं।
और उसको हमेशा कम करने की कोशिश करने लगा। इस बार मैं अपनी पहली वाली गलती दोहराना नहीं चाहता था, इसलिए पहले जैसे टेस्ट को मैं ऐसे ही दे करके चला आता था, बट इन सब बातों को भूल करके मैं फिर से पुराने पेपर्स को एनालाइज करना शुरू कर दिया। जो भी टॉपिक्स मेरे कमज़ोर रहते थे, उनको मैं जा कर के टीचर से समझता था और जो भी प्रॉब्लम आती थी उनसे शेयर करता था। पहले मैं काफ़ी नर्वस हो जाता था टीचर से बात करने में, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में मैं जाता था टीचर के पास अपने सारे डाउट्स लेकर के और उनसे डाउट्स सॉल्व करवाता था। पहले अटेम्प्ट में मैंने गलती कर दी थी अपने बोर्ड्स पर ध्यान देकर और मैं नीट भूल ही गया था, लेकिन उन गलतियों को ना दोहराते हुए इस बार मैंने अपने पूरा फोकस नीट पर दिया और वैसा ही हुआ। मैं नीट का एग्ज़ाम दिलाने के लिए मेरे पापा आए और हम लोग चले गए अजमेर। अजमेर गए और वहाँ पे एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम दे कर के फिर से निकला, फिर से मेरे आँखों में आँसू आ गए, क्योंकि ऐसा लगा कि पिछली बार ही मेरा एग्ज़ाम बेटर गया था। फिर से धीरे-धीरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होने लगी और लगा कि एक और ड्रॉप लेना पड़ेगा। बट फिर रिज़ल्ट आया एंड यू विल नॉट बिलीव दिस कि मेरे पिछली बार से 40 नंबर कम थे, बट रैंक में 1 लाख का जंप था। और ये खुशी सिर्फ मेरी ही नहीं थी, मेरे पूरे परिवार वालों की थी। नीट के एग्ज़ाम के ही दिन एक मिरेकल हो गया था। मैंने एक क्वेश्चन गलत सॉल्व किया और गलती से ओएमआर गलत ऑप्शन भर दिया और जो ऑप्शन गलत भरा वही असली में सही ऑप्शन था और इससे मेरे 5 मार्क्स बढ़ गए और 5 मार्क्स बढ़ने से ही सीधा मेरी रैंक 17,000 आ गई। रिजल्ट डे के दिन सुबह-सुबह मैं अपने पिता के साथ और चाचा के साथ लकड़ी कटवाने के लिए चला गया था। फिर वहीं पर पता चला कि मेरी रिजल्ट आ गया है एंड आई क्लियर्ड नीट। फिर वहाँ पर मैंने सबको मिठाई खिलाई और सबका आशीर्वाद लिया। उसके बाद मैं अपने घर पे आया। फिर जो रिलेटिव्स पिछली बार कहते थे कि क्यों नहीं हुआ, तुमने पढ़ाई नहीं की, और वो अब कहने लगे कि हाँ, मुझे तो भरोसा था ही तुम पर, तुम करके दिखाओगे। 1,11,000 रैंक से 17,000 तक रैंक आने में मेरे इसमें माता-पिता, भाई-बहन, मामा-मामी सबका योगदान रहा। अभी मेरी रैंक 17,000 आ गई है और अब मैं काउंसलिंग के लिए फ़ोकस कर रहा हूँ कि कौन-सा कॉलेज मिल सकता है और नहीं। मैं इस समय ट्राई कर रहा हूँ एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए और बाकी आजमगढ़ एंड बीआरडी मेडिकल कॉलेज एंड सैफई मेडिकल कॉलेज। जो स्टॉक नीट के मंच से मैं सभी एस्पिरेंट्स को सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि आप भी अगर स्ट्रगल कर रहे हो या फिर आपको लो फील हो रहा है तो आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि मैं भी कभी टॉपर नहीं हुआ करता था और ना ही हर बार जीतता था। मेरे अंदर बस एक बात थी, मैं हार नहीं मानता था। और आप भी अगर मेहनत कर रहे हो और स्ट्रगल कर रहे हो तो हो सकता है उसका रिज़ल्ट अभी ना आए, बट एक दिन उसका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा और क्या पता अगला नंबर आपका ही हो। इसलिए आप लोग अपनी मेहनत में कोई कमी ना करें और लगातार मेहनत करते रहें। और मैं आपको सफलता का एक मूल मंत्र देना चाहता हूँ, जो कि एक संस्कृत का श्लोक है, श्रम एव जयते, श्रम ही विजय है।